खानदानी हवेली का माहौल आज गैर मामूली तौर पर सजा हुआ था। ड्राइंग रूम में कीमती पर्दे, फानूस की चमक और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रामेश की छोटी बहन महर के रिश्ते के लिए शहर के बेहद मुअज़्ज़ज़ और अमीर खानदान के लोग आए हुए थे। आगा जान बड़ी शाइस्तगी से मेहमानों की तवज्जो कर रही थी और रामेश भी मुस्कुराते हुए अपने होने वाले बहनोई और उनके वालिद से बातें कर रहा था। सब कुछ बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रहा था। चाय और मिठाइयाँ पेश की जा चुकी थी और रिश्ता तय पाने की बातें हो रही थी कि लेकिन इसी समय महर के फोन पर यके बाद दीगरे कई मैसेजेस और डायरेक्ट कॉल आने लगे। महर ने झिझकते हुए फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो उसके रंग उड़ गए। उसकी परेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। दूसरी तरफ से वो चालाक ब्लैकमेल धमकी दे रहा था कि अगर उसने फोन रकम न भेजी तो वो उसकी नजीक तस्वीर और खतूत सीधा उन मेहमानों को फोन पर भेज देगा। महर का दिल थक से रह गया। वो चाहती थी कि अगर यह सच सामने आ गया तो न सिर्फ उसका रिश्ता टूटेगा बल्कि हवेली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। घबराहट और खौफ के आलम में उसका जहन काम करना बंद कर गया। उसने खुद को पाक दामन साबित करने और अपनी जान बचाने के लिए खौफनाक चाल चली। महर ने यकदम अपने हाथ से चाय का कप नीचे गिराया। शीशा टूटने की आवाज पर सबकी नजर उस पर टिक गई। महर ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और रामेश की तरफ देखते हुए बोली, भैया मुझे माफ कर दें, मैं अब और नहीं छुपा सकती। ये जो फोन कॉल्स आ रही हैं और जो गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं, ये सब फरी भाभी का काम है। फरी भाभी नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता इतने अच्छे खानदान में हो। वो मुझे और अपने खानदान को हमारे खानदान को बदनाम करना चाहते हैं। ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। फरी जो खामोशी से मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी, महर का यह सफाकाना झूठ सुनकर शशत रह गई। उसके पांव तले से जमीन निकल गई। महर, लेकिन क्या कह रही हो? परी की आवाज सड़क में अटकी। लेकिन रामेश को तो अपनी बहन के आंसू और इसकी अदाकारी काफी थी। उसने अपनी बहन पर अंदर यकीन किया और उससे सिर्फ होती आंखों के साथ परी की तरफ देखा। खानदानी सुप्ती से बचने के लिए रामेश ने मेहमानों के सामने फरी को कसूरवार ठहराते हुए कहा, हमें बेहद अफसोस है कि हमारे घर की बहू की वजह से आप लोगों को यह सब देखना पड़े। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस घर का माहौल खराब करने वाले को इसकी सजा मिलेगी। मेहमान कुछ देर की शर्मिंदगी और अजीब से माहौल के बाद मुआवजा करके चले गए। उनके जाते ही हवेली का खुशगवार माहौल एक खौफनाक तूफान में बदल गया। हवेली के वसी और इस हाल में एक संगीन खामोशी छाई हुई थी। बाहर अब रिमझिम बारिश हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर बूंदे तेजी से टकरा रही थी। रामेश सिगार का एक लंबा कश लेकर खिड़की के पास खड़ा था। उसके चेहरे के सख्त और सख्त तासुरात बता रहे थे कि उसके अंदर गुस्से और तैश की कौन सी आग सुलग रही। दूसरी तरफ हवेली के सबसे सीनियर बावकार बुजुर्ग आगा जान अपनी छड़ी पर हाजिर हुए। कुर्सी पर बड़े जुबान थी। उनका चेहरा देख दुख और अफसोस से सुर्ख था। रामेश ने यकदम मुल्क आगा जान की तरफ देखा। उसकी आंखों में वहशत और सुर्खी उतर आई। आपने उसे जबरदस्ती मेरे साथ बांधा था आगा जान। आज मेरी मासूम बहन के रिश्तेदारों के सामने भी उसी की वजह से तमाशा बना। होता तो दूर की बात है, मैं तो उस लड़की की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। रामेश की सख्त और तल्ख लफ्ज़ों पर आगा जान की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने दुखते हुए दिल पर काबू रखा क्योंकि वो अपनी इस जिद्दी और शक्की पोते के मिजाज से खूब वाकिफ थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बेहद सर्द और रोकदार लहजे में कहा, तो फिर ठीक है, तलाक दे दो उसे ताकि हम अपनी नवासी की शादी कहीं और कर सकें और वह सुकून की जिंदगी गुजार सकें। आगा जान का यह कहना था कि रामेश खानज़ादा के तन में आग लग गई। जो रामेश किसी की निगाह तक अपनी मलकियत पर बर्दाश्त नहीं करता था, उसकी मनकूहा किसी और के साथ हो जाए, ये सोचना ही उसके लिए नागवारी और तैश का बायस था। उसकी आंखें मजीद सुर्ख हो गई और आगा जान भी अपने सर फिरे पोते को अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि वो मर तो जाएगा लेकिन फरी को किसी और का नहीं होने देगा। मगर रामेश अपनी बहन की चाल और एक शदीद गलतफहमी की बुनियाद पर अपनी और फरी की जिंदगी का दुश्मन बना बैठा था। नाना जान, आप तलाक के पेपर्स बनवाएं, हम साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कमरे के दुखाने पर खड़े फरी की धीमी लेकिन इंतहाई मजबूत आवाज गूंजी। वो जो अब तक खामोश थी और महक का घनौना जोर चुपचाप सहगी थी, अब इस हवेली में मजीद अपनी इज्जत नफ्स का जनाजा निकलते नहीं देख सकती थी। रामेश जो पहले आगा जान की बातों से जला बैठा था, फरी के इन बेबाक लफ्जों ने उसके अंदर लगी आग पर मजीद तेल का काम किया। बगैर एक लम्हा जाया किए वो तन फन करता हुआ फरी की तरफ बढ़ा और उसका बाजू सख्ती से पकड़कर उसे अपने रूम की जाने ले जाने लगा। आगा जान पोते की अचानक संग दिलाना और सख्त पेशकदमी को बस बेबसी से देखते ही रह गई। रामेश फरी का हाथ सख्ती से थामे तेज कदम उठाता कॉरिडोर से गुजरकर अपने कमरे में दाखिल हुआ।
उसने धम से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। कमरे में एकदम घुटन और तपश का एहसास बढ़ गया। तुमने आगा जान के सामने तलाक का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? रामेश ने उसका बाजू झटकते हुए डराते हुए पूछा। उसकी आवाज में इतनी कड़क थी कि कमरे की दीवारें लरज उठी। मेरी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुम इतनी बेबाकी से बात कर रही हो? परी ने अपनी सुर्ख पड़ती कलाई को सहलाया, जहां रामेश की उंगलियों पर सख्त निशान छुप चुके थे। उसने अपनी आंखों के आंसू को अंदर धकेला, सीधी खड़ी हुई और रामेश की आंखों में आंखें डालकर बोली, मासूम बहन। रामेश आप इतने अंधे हो चुके हैं कि अपनी बहन का अदा कराना रूप आपको नजर नहीं आया। उसने खुद को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और अपने बगैर किसी सबूत के, बगैर सच जाने, सबके सामने मुझे जलील कर दिया। जब आपको मुझ पर अति भाई भरोसा नहीं तो फिर इस रिश्ते को घसीटने का क्या फायदा? तुम कहीं नहीं जाओगे। रामेश उसके बिल्कुल करीब आया। उसका लहजा हद दर्जा सर्द और तहमकाना था। रामेश खान ज्यादा अपनी चीजें इतनी आसानी से किसी और के लिए नहीं छोड़ता। तुम मेरी मनपोहा हो, मेरी इज्जत हो। मैं आपकी कोई जागीर या खिलौना नहीं हूँ, परी ने तड़प कर कहा। उसकी आवाज में दर्द था लेकिन झुकाव बिल्कुल नहीं था। आप जिसे सच मान रहे हैं वो एक लंदा है झूठ का, और जल्दी आपको मालूम होगा कि जिस सांप से आप डर रहे हैं वो आपके अपने घर में ही पक रहा है। रामेश ने तंजिया कहकर गया। सच? तुम जैसी चालाक लड़की के मुंह से अच्छा नहीं लगता परी। तुमने मेरे घर का सुकून बर्बाद किया है। ये कहकर रामेश ने बेड के पास बड़ा शीशे का लैंप दीवार पर दे मारा, जो छन से टूटकर बिखर गया। परी ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। वो जानती थी इस वक्त रामेश के अंदर का गुस्सा उसे अंदर कर चुका है और अभी कुछ भी कहना बेकार है। रात के 12 बज चुके थे। बारिश की रफ्तार तेज हो चुकी थी और हवेली में सनसनाहट फैल चुकी थी। रामेश सोफे पर बैठा अपने सिर को दोनों हाथों में थामे सोचो के बमन में एक फंसा हुआ था। परी आस्था से उठी। उसका डर खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक फैसला पर मौत बाकी था। वो बेड पर साइड टेबल के ड्रॉर की तरफ बढ़ी। वहां से एक पुराना लिफाफा और अपने फोन में महफूज एक कॉल रिकॉर्डिंग फोल्डर निकाला और सीधे रामेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। ये देखे रामेश, जिस पेन के जूत पर आपने मुझे सबके सामने रसवा किया, ये उसका असली सच है। परी ने इंतहाई संजीदा और यख लहजे में कहा। रामेश ने नागवाई से तरफ देखा। ये तुम कौन सा नया ड्रामा करने वाली हो? ड्रामा मैंने ही आपकी मासूम बहनें किए हैं, इसे खोलिए। परी ने लिफाफा उसकी गोद में फेंक दिया। रामेश शक की निगाहों से लिफाफा खोला। उसके अंदर महर के हाथ की लिखी हुई खतूत की कॉपियां थी और उस ब्लैक कलर की चीट्स थी जिसमें महर ने एक लड़के से अपने ताल्लुक और गलतियों का इतराफ किया था। उससे माफिया मांग रही थी। साथ ही परी ने अपने फोन पर वो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जिसमें महर होते हुए परी की मिन्नतें कर रही थी। प्लीज भाभी, मुझे इस लड़के से बचा लें। अगर घर में आकर जाए या रामेश भाई को पता चला कि मुझे मार डालेंगे, आप जाकर उसे पैसे दे देंगे और मेरे पता नहीं कैसे लिए गए फोटो वापस ले लें। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ भाभी। समातम भाई के पास घूमते रामेश के हाथ से कागजात नीचे दी। उसके जिस्म का सारा खून जैसे जम गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये नहीं की आवाज है। रामेश के कदम पीछे हटे। उसका ज़हन इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर रहा था। हाँ रामेश। परी की आंखों से जब्त किए हुए आंसू बाहर निकले। जिस दिन आपने मुझे रेस्टोरेंट में उस नामनी लड़के से मिलते और पैसे देते देखा था, वो मैं महर के लिए उस ब्लैकमेलर का मुंह बंद करवाने गई थी। मैंने महर से वादा किया था कि मैं ये बात आपको या आगा जानकर नहीं बताऊंगा ताकि उसकी इज्जत बढ़ जाए। परी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और रामेश की आंखों में झांका। और आज जब वो ब्लैकमेलर फिर से महर के रिश्ते के वक्त फोन करने लगा तो आपकी इस मासूम बहन ने अपनी चालाकी और पक्ति छुपाने के लिए सारा मलबा मुझ पर डाल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा, उसके झूठ पर यकीन कर लेगा। रामेश का पूरा वजूद लर्ज उठा। जिस लड़की को बेवफा तलाक अपने घर के दुश्मन समझकर जलील करता रहा, उस लड़की की बहन के घनौने सच को सीने से लगाए अपने किरदार की कुर्बानी दे दी। मैंने अपनी बहन के झूठ में आकर तुम पर इल्जामात लगाए, तुम्हें तलाक देने की बातें की। रामेश की आवाज कांपने लगी। उसका क्रोध, उसका तकब्बुर, उसका गुस्सा एक सेकंड की रेत की दीवार पर ठहर गया। अगली सुबह हवेली में सूरज की किरणें तो आई, लेकिन माहौल पर बोझलपन कायम था। रामेश महर का हाथ सख्ती से पकड़ा, उसे नीचे हाथ मिलाया जहां आगा जान अपने नाश्ते की मेज पर बैठी थी। महर का चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो खौफ से कांप रही थी। रामेश ने आगा जान के सामने वो तमाम कागजात, फोन रिकॉर्डिंग रख दी। जब आगा जान ने महर का सच सुना, उसकी रिकॉर्डिंग सुनी, तो उनका चेहरा गुस्से से तलख हो गया। महर आगा जान की आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुमने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस लड़की पर इल्जाम लगाया जो तुम्हारी इज्जत बचा रही थी। महर आगा जान के कदमों में गिरकर पुट कर रो रही थी। आगा जान, मुझे माफ कर दे, मैं डर गई थी। मुझे लगा रामेश भैया मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैंने फरी भाभी का नाम ले दिया। आगा जान ने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तुमने सिर्फ एक लड़की
ایک جھوٹ نہیں بولا. تم نے اس حویلی کے لیے قربانی دینے والی لڑکی کو روح کو زخمی کر دیا. رامش آغا جان کے سامنے اور پھر فری کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے جو اس کے سخت چہرے پر پہلی بار دیکھے گئے تھے. فری مجھے معاف کر دو. رامش کی آواز پر مجھ نکل رہی تھی. میں شکی تھا، میں اندھا تھا. میں نے تمہاری سچائی تمہاری عزت نفس کی دھجیاں اڑا دی. میں تمہارے سامنے مجرم ہوں. آغا جان نے گہرا سانس لیا رامش کو دیکھا. سزا میں نہیں دوں گا. رامش سزا یا معافی کا فیصلہ فری کرے گی. اگر وہ تمہارے جیسے انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تو میں خود اسے اس حویلی سے رخصت کروں گا، تمام تر احترام کے ساتھ. اس واقعے کو کئی دن گزر گئے. حویلی کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا. مہر اپنے کیے پر سخت شرمندہ تھی. اس نے کئی بار فری کے سامنے رو کر معافی مانگی. آغا جان کی نظر میں فری کا مقام اور بھی بلند ہو چکا. ایک شام حویلی کے کوریڈور میں وہی رم رم بارش ہو رہی تھی، لیکن اس بار ماحول میں تناؤ اور ڈرامہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا. فری کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی. رامش آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا. اس کے چہرے پر وہ غرور یا غصہ نہیں تھا، صرف ایک التجا اور ندامت تھی. فری، رامش نے دھیمی آواز میں پکارا. فری نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا. میں جانتا ہوں میں نے جو زخم تمہارے دل پر لگائے وہ اتنی آسانی سے نہیں بڑھ سکتے. رامش نے بہت احترام کے ساتھ فری سے چند فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا. اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اگر تم مجھے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کا ایک موقع دو تو میں اپنی پوری زندگی تمہارے بھروسے کا دوبارہ جیتنے میں لگا دوں گا. فری نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر رامش کے پچھتاوے سے بھرے چہرے کو غور سے دیکھا. اس نے محسوس کیا کہ رامش کا غرور اب سچائی کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے. رامش رشتہ زبردستی شک پر نہیں چلتا، اس طرح سے بھروسے اور احترام پر چلتا ہے. فری نے مضبوط لیکن نرم لہجے میں کہا. آپ نے میرا دل توڑا تھا، لیکن اگر واقعہ بدلے ہیں. فری کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، خوبصورت مسکراہٹ ابھی. تو میں اس کہانی کے ایک نئے سرے سے اپنے سچے رشتے کے ساتھ شروع کرنے کو تیار ہوں. رامش کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی. غلط فہمی اور جھوٹی سیاہ تو مکمل طور پر چھٹ چکی تھی. ان کی زندگی میں سچی محبت اور احترام کے ساتھ ایک نئی اور خوبصورت سبق کا آغاز ہو چکا تھا.